कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, संसद में मेरे साथी, किसान नेता श्रीमान येदियुरप्पा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सिद्धेश्वर जी, कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता श्रीमान जगदीश शेट्टर जी, पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद जोशी, श्री ईश्वरप्पा जी, श्री आर अशोक, श्री अरुण कुमार, श्री जीवन मूर्ति जी और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर के देश को सलाह देते हैं, उनको इस बात का अंदाज नहीं होगा कि ऐसी चमचमाती धूप में ये लाखों लोग आशीर्वाद देने के लिए क्यों आते हैं। न कोई चुनाव है, न कोई आंदोलन है, न कोई मांग है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, प्रेम है। मैं इस धरती को नमन करता हूं, मैं आप सब मेरे प्यारे भाइयों बहनों को नमन करता हूं, जो आप इतना कष्ट उठा करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे काम में हौसला बुलंद करने के लिए आए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए आए। देश बदल रहा है, उस बदलाव में गति देने के लिए आए। मैं इसलिए आपका हृदय से बहुत 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 आभारी हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसी सरकार को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन हो जाएं तो लोग सवालिया निशान लगाना शुरू करते हैं। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सरकार को एक सप्ताह नहीं हुआ था और न जाने भांति भांति के सवाल मेरे सामने खड़े किए जाते थे, और मैंने पहले सप्ताह में अभी तो न मेरी पूरी ऑफिस देखी थी, न पूरा संसद भवन देखा था, लेकिन हमसे हिसाब मांगा जाता था। और हिसाब इसलिए मांगा जाता था कि इस देश में कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन
लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को स्वीकार करने के लिए अभी भी उनका मन तैयार नहीं है। उनको अभी भी लग रहा है ये कहां से आ गया। जो लोग इस परेशानी में जी रहे हैं, मेरी उनसे इतनी ही प्रार्थना है, ये कहीं से नहीं आया, वो तो इसी धरती से आया है, इन्हीं लोगों के बीच से आया है। और इसलिए मेरी सरकार ने अपनी पूरी ताकत इन्हीं लोगों की भलाई के लिए खपाना तय करके 2 साल में एक के बाद ऐसे काम किए हैं जो सामान्य मानवी की भलाई के लिए है। मुझे एक बात पर लोग आलोचना करते हैं कि मोदी बड़े बड़े काम नहीं करता है। पहले वाली सरकारों ने बड़े बड़े काम भी किए, बड़े बड़े लोगों के लिए कहे और बड़े बड़े फायदे भी उठाए। क्या मुझे वो पाप करना चाहिए क्या? मुझे वो पाप करना चाहिए क्या? मुझे उस गलत रास्ते पर जाना चाहिए क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप जैसे लोग इतने मुझे आशीर्वाद देते हो, इतना प्यार देते हो, तो मुझे उस पाप के रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। कतई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एकाध काम कम होगा तो चलेगा, लेकिन गलत रास्ते पर देश को नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, जब भी आप मोदी सरकार का मूल्यांकन करें, और मैं मानता हूं करना चाहिए, बराबर तराजू से तोलना चाहिए। जैसे सोनार तोलता है ना, वैसा पक्का तोलना चाहिए। बहुत बारीकी से देश के 125 करोड़ नागरिकों ने इस सरकार का बराबर लेखा जोखा लेना चाहिए। और यही तो लोकतंत्र है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके पास 2 काम से आया हूं। 2 साल हुए हैं, मैं 2 काम के लिए आपके पास आया हूं। पहला काम है मेरे काम का आपको हिसाब देना। दूसरा काम है आपसे आशीर्वाद लेना। मैं यहां पर पहले भी आया हूं, कई बार आया हूं, हर बार आपसे मिलने का प्रयास किया है। और पिछले जब चुनाव में मैं आया था, तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था कि आप मुझे कमल दो, मैं आपको लक्ष्मी दूंगा। कहा था ना? आपको स्मार्ट सिटी मिला कि नहीं मिला? रेलवे के लिए बजट मिला कि नहीं मिला? कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट मिला कि नहीं मिला? किसान की भलाई के लिए लंबे अरसे के काम की योजना बनी कि नहीं बनी? स्किल डेवलपमेंट के लिए नौजवानों के लिए काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश में 2 साल के कम समय में
एक साथ इतने सारे विषयों पर काम चालू हुआ हो और इतनी तेज गति से चलता हो, वो आजादी के बाद पहली बार हुआ है भाई। और इस सरकार की विशेषता यही है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वो ढोल पीटती थी, हमने फलाना कानून बना दिया, फलाना कानून बना दिया, फलाना कानून बना दिया। भाइयों बहनों, ये सरकार दावे से कहती है कि मैंने 2 साल में इतने कानून खत्म कर दिए जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ था, वो काम मैंने 2 साल में कर दिया। मैं तो हैरान हूं, देश के नागरिक के सर पर इतने कानूनों का बोर्ड लगाया है, कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून। वो बेचारा कानून में भी दबा जा रहा है। हमने तय किया भैया कानूनों की जंजाल जितनी कम करनी है। करीब करीब 1200 कानून, कोई जरूरत नहीं थी, कोई 100 साल पुराने, कोई 150 साल पुराने, ऐसे ही जनता के सर पर पड़े हुए थे, खत्म कर दिए भाइयों बहनों। हमारे यहां बार बार सूखा पड़ता है और इस बार तो 2 बार बारिश नहीं हुई। मैंने अभी मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत की। 11 राज्यों में सूखे का प्रभाव है। अब मुख्यमंत्री तो इतने व्यस्त होते हैं, लेकिन मैंने तय किया कि जरा विस्तार से बात करूंगा। ऐसा होता था तो पहले कभी मीटिंगें तो होती थी, प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाते थे, सभी राज्य एक साथ आते थे और 1.5-2 घंटे में मीटिंग समाप्त हो जाती थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया? सभी 11 राज्यों की संयुक्त मीटिंग करने के बजाय अलग अलग मीटिंग की। एक एक राज्य के साथ 2-2, 2.5 घंटे बैठा। उस राज्य की हर तकलीफ को सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। भारत सरकार की योजनाएं क्या समझाया। और पहली बार राज्यों को लगा कि दिल्ली सरकार हमारी हर कठिनाई को समझने के लिए तैयार है और कंधे से कंधा मिलाकर के उसके रास्ते खोजने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, सूखे जैसी स्थिति से निपटने का उपाय हमें अपना पूरा ध्यान पानी पर केंद्रित करने पर है। और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे देश में कभी इतना बजट पहले किसानों के लिए नहीं दिया गया। इस बार का तो पूरा बजट गांव, गरीब और किसान के लिए हमने समर्पित कर दिया। और मेरा विश्वास है अगर किसान को पानी मिल गया तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। ये ताकत किसान है। इन मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठ करके मैंने कहा कि बारिश आने से पहले एक आंदोलन खड़ा करें, चेक डैम बनाएं, खेत तालाब बनाएं, फार्म पॉन्ड्स, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, पुराने पानी के संग्रह के छोटे छोटे तालाब हो तो पानी आने के जो रास्ते हैं उसको जरा साफ करके रखें। बारिश आते ही पानी भरना शुरू हो जाए और कभी बारिश रुक भी जाए तो जो पानी रुका हुआगा इससे हमारी पूरी सीजन निकल जाएगी। मेरे किसान को कभी मुसीबत नहीं आएगी।
और इसलिए पूरे देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया है। हमारे देश में 3 राज्य प्रमुख रूप से गन्ने पैदा करते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और गन्ने के किसान को मुसीबत क्या है, अगर दुनिया में कि चीनी का दाम घट गया तो गन्ने के किसान की भुगतान अटक गई। क्यों भाई? चीनी मिल वाले गन्ने किसान को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, बाकी काम में वो सब खर्चा करते हैं। हमें आकर के कहा कि मैं नहीं चलने दूंगा। अगर पैसा सबसे पहले मिलेगा तो गन्ने किसान को मिलेगा। और मेरी सरकार ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का तो काम उठाया ही उठाया है। मैंने क्या, देश की जनता ने उठाया है जी, देश की जनता ने उठाया है, मैं तो कुछ नहीं हूं इसमें। लेकिन मेरी सरकार ने बिचौलियों से मुक्त भारत बनाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। अब बिचौलिए नहीं चाहिए, मिडल मैन नहीं चाहिए। हर काम में जो मिडल मैन वाला खेल चला है उसी ने गरीबों को लूटा है, देश को भी लूटा है। और इसलिए मैंने क्या किया, गन्ना किसानों को जो पैसा देना था हमने सॉफ्ट लोन देना तय किया, हजारों करोड़ रुपया दिया। लेकिन एक शर्त लगाई, ये जो हम सॉफ्ट लोन देंगे वो गन्ना किसान का जो जनधन अकाउंट निकला है सीधे पैसे उसके खाते में अगर भेजोगे तभी आपको सॉफ्ट लोन मिलेगी, वरना आप किसी मिल वाले को पैसे नहीं दूंगा। और मैंने करके दिखाया और गन्ना किसान के अंदर सीधा पैसा जमा हुआ, बिचौलियों को बिल्कुल बात कर दिया। हमारा गन्ना किसान दुनिया में चीनी के दाम के हिसाब से हर 2 साल 3 साल के बाद ऊपर उतार चढ़ाव आता है, परेशान हो जाता है, चीनी मिल पे परेशान हो जाती है। क्या और कोई रास्ते नहीं है? हमने रास्ते खोजे हैं। हमने एक निर्णय किया और देश की भलाई के लिए निर्णय किया, इथेनॉल बनाओ। गन्ने से शुगर बनती है, उसके पहले शुगर बनने से पहले, चीनी बनने से पहले उसका उपयोग होता है। ये इथेनॉल, उससे गाड़ी चलती है, ट्रैक्टर चलता है, डीजल पेट्रोल में 10% तक मिक्स कर सकते हैं, सस्ता पड़ता है, एनवायरनमेंट को फायदा होता है। दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं कि जहां 30% इथेनॉल से ये सारे व्हीकल चलाए जाते हैं। भारत क्यों ना करे? लेकिन जो पेट्रोल लॉबी रहती है उनका ऐसा दबाव रहता है कि ऐसा नहीं कर देंगे, सरकार को काम करने से रोकते हैं। पहले भी सरकारों को आइडिया नया नहीं था, आइडिया तो पहले भी था क्योंकि दुनिया में हो रहा है। लेकिन पेट्रोल लॉबी से, डीजल लॉबी से दबने के कारण उसको लागू नहीं किया जाता था। हमने लागू कर दिया और आज गन्ना किसानों को एक अतिरिक्त फायदा इस व्यवस्था के तहत मिला है। आने वाले दिनों में मैं और इसको बढ़ाने वाला हूं और इससे गन्ना किसान को तो फायदा होता ही होता है, लेकिन इससे देश को जो डीजल पेट्रोल विदेशों से लाना पड़ता है और अरबों खरबों रुपया भारत का विदेशी मुद्रा विदेश चली जाती है, इससे हम बच सकते हैं, देश की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। और तीसरा बड़ा फायदा होता है पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का। और इन दिनों मैंने देखा पिछले 1 साल में, शुरू में मुझे दबाव डालना पड़ा, आग्रह करना पड़ा, पीछे पड़ना पड़ा, लेकिन अब सबको लगने लगा है
कि ये भी एक रास्ता है और इथेनॉल परचेज करने की भी व्यवस्था कर दी। जैसे किसान की फसल का एमएसपी होता है, मैंने इथेनॉल के लिए एमएसपी तय कर दिया ताकि अब बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में कोई तकरार न रहे और काम आगे बढ़े। काम को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया है। भाइयों बहनों, ई मंडी की बात, अब किसान अपना माल अपने गांव के आसपास ही बेचने के लिए जाता है, बेचारे को दाम नहीं मिलते, और जाता भी है तो वो देखता है हाँ अब वापिस कहां जाएगा, तो कहता है नहीं 18 नहीं 15 रुपये में देना पड़ेगा। गरीब किसान को लगता है वापिस जाने का भी इतना खर्चा होता है, चलो दे दो। अब तो वो अपने मोबाइल फोन से तय करेगा कि अगर वाराणसी में इतने में पैसा ये माल बिकता है तो वो वाराणसी में बेचेगा। अपने घर से टेलीफोन पर उंगली दबा करके ई मेल के द्वारा अपना हिसाब किताब माल बेच सकता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना उत्पादन बेच सकता है। किसान को लूटने वाले बिचौलियों को खत्म करने का काम ई मार्केट के द्वारा हमने आरंभ किया है और हिंदुस्तान की 500 से ज्यादा मंडियों को किसान के मोबाइल फोन के साथ जोड़ने का काम हमने आरंभ कर दिया है। किसान की भलाई के लिए सिर्फ किसान को मजबूत बनाए बिना, खेती को मजबूत बनाए बिना हम परिणाम नहीं ला सकते। हमारा सपना है और मेरे किसान भाइयों बहनों, आपकी मदद चाहिए मुझे सपना पूरा करने के लिए। मदद करोगे? पूरी ताकत से बताओ, करोगे? करोगे? 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। देश की आजादी के 75 साल जब हो, वो 2022 में हमारे किसानों की जो आय है, किसानों की जो इनकम है, वो डबल करने का मेरा सपना है। बताओ आप मदद करोगे? किसानों की आय डबल करने के लिए मदद करोगे? पक्का करोगे? अनेक बातें ऐसी हैं भाइयों बहनों, हम हमारे किसान की ताकत बढ़ा सकते हैं, किसान को अनेक चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। अरे एक सॉइल हेल्थ कार्ड, ये हमारी धरती माता, उसकी तबीयत कैसी है, कहीं हमारी धरती मां बीमार तो नहीं हो गई है? गलत गलत फसल बो करके हमने मां पर जुल्म तो नहीं किया है? और इसलिए हमने ये धरती माता की तबीयत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई है। मैं किसानों से आग्रह करूंगा, आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर तय करिए कि आपकी जमीन किस फसल के लिए उपयोगी है, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए, पानी ज्यादा उपयोग करना चाहिए कि कम उपयोग करना चाहिए, ये फसल बोनी चाहिए कि वो फसल बोनी चाहिए। अगर आपने इस आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में जो बताया गया है उसके आधार पर चले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी नहीं मिली होगी इतनी फसल मिलना शुरू हो जाएगा। शुगर केन, हम पहले फ्लड इरिगेशन में विश्वास करते थे। जब तक खेत लबालब पानी से भरा हुआ न हो, हमें लगता था कि पानी पिलाया नहीं है। आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि हम स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से शुगर केन की भी खेती कर सकते हैं और भी खेती कर सकते हैं। अब तो पैडी में भी कई लोगों ने ड्रिप इरिगेशन से सक्सेस पाई है। पानी भी बचता है, पैसा भी बचता है, पसीना भी कम बहाना पड़ता है। ये हर प्रकार का फायदा देने वाली योजनाओं को बल देने का काम हमने शुरू किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना, इथेनॉल की योजना, ई नाम ई मार्केट की योजना,
ये सारी योजनाएं गत 2 साल के भीतर भीतर कार्यरत कर दी गई और वो जो सीधा सीधा किसान को लाभ पहुंचाने वाली है। भाइयों बहनों, आज जितनी भी सर्वे एजेंसीज मोदी की 2 साल की काम की सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लोगों से पूछते हैं, एक बात उजागर के आई है, हिंदुस्तान पूरा मोदी के एक काम को सबसे ज्यादा पसंद करता है। वो कौन सा? तो बोले स्वच्छता अभियान। देखिए मेरे देश की विशेषता देखिए, पूरा हिंदुस्तान एक स्वर से कह रहा है कि इस सरकार का सबसे अच्छा काम अगर है तो कहते स्वच्छता अभियान। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे देश के 125 करोड़ नागरिकों के दिल की आवाज है कि हमारा हिंदुस्तान स्वच्छ होना चाहिए, हमारा गांव स्वच्छ होना चाहिए, हमारा गली मोहल्ला स्वच्छ होना चाहिए, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारे बस स्टेशन, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए, उसका परिसर स्वच्छ होना चाहिए। ये हर हिंदुस्तानी आज चाहता है। और मेरा अनुभव है, ये काम ऐसा खड़ा हुआ है, सरकार तो कुछ नहीं है उसमें, सरकार से लोग 100 कदम आगे निकल गए हैं, लोग 100 कदम आगे निकल गए। इतना ही नहीं, मीडिया ने इस स्वच्छता अभियान को उठा लिया। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी मीडिया वाले स्वच्छता के अभियान के काम में पूरे हिंदुस्तान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं और उनको इस काम में जोड़ने के लिए भारत का भाग्य बदलने में वे भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। अगर सही दिशा हो, नियत साफ हो और जनता जनार्दन के लिए काम हो तो हर कोई मदद करने के लिए तैयार होता है। मैंने देखा है 2 साल में हिंदुस्तान के हर कोने से भारत को बदलने के लिए देश के हर कोने से जिनकी जिनकी सकारात्मक सोच है, सबने कंधे से कंधा मिला करके हमारी मदद की है। और इसलिए आज मैं 2 साल में देश में जो बदलाव आया है, उसमें जिन जिन लोगों ने मदद की है, जहां जहां से मदद की है, जिस जिस प्रकार से मदद की है, उन सबका सार्वजनिक रूप से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे सब लोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हमें सुझाव भी देंगे, सहाय भी देंगे और हमारे साथ चल करके देश के भाग्य को बदलने की गति को और तेज करने में काम आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं इनको निमंत्रण देता हूं, आइए हम सब मिलकर के देश का भाग्य बदलने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए हुआ था कि बैंक गरीबों के लिए काम आए, लेकिन देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों को बैंक के दरवाजे तक जाने का सौभाग्य नहीं मिला। खाते खोलने की तो बात ही छोड़ दो, लोन देने की बात छोड़ दो। क्या देश के सामान्य मानवी का इस बैंकों पर अधिकार है कि नहीं है? बैंकों पर अधिकार है कि नहीं है भाइयों बहनों? ये बैंकों से पैसा गरीब से गरीब आदमी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब आदमी को पैसे रखने तो बैंक में जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुट्ठी भर पूंजीपति ही बैंकों पर कब्जा करके बैठ जाएंगे और उसका नतीजा देश भुगत रहा है? मेरे भाइयों बहनों, गरीब कभी बैंक के पैसे डुबोता नहीं है। मेरा तो अनुभव है,
मैंने तो गरीबों को कहा था कि आपके पास एक पैसा नहीं होगा, सिर्फ बैंक में चले जाइए, फॉर्म भर दीजिए, खाता खुल जाएगा, पैसा देने की जरूरत नहीं है। बैंक वाले कह रहे थे साहब खर्चा बहुत हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा तो देश तो गरीबों के लिए है, और कर दिया। लेकिन मेरे गरीबों की अमीरी देखिए, इस देश के गरीबों की अमीरी भी 100-100 सलाम करने जैसी है मेरे भाइयों बहनों। भारत सरकार ने तो कहा था आपका जीरो बैलेंस होगा तो भी अकाउंट खुलेगा, लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। उन्होंने मुफ्त में खाता नहीं खुलाया। 5 रुपया था तो 5 रुपया जमा करवाया, 10 रुपया था तो 10 रुपया जमा करवाया, 100 रुपया था तो 100 रुपया जमा करवाया, और इन गरीबों ने 37,000 करोड़ रुपया जमा करवाया भाइयों। 37,000 करोड़ रुपए। यह है मेरे देश की ताकत, और यही जनमन बदला है, देश भी बदला है। जनमन भी बदला है, देश भी बदला है। हर जनमन को लगता है इस देश के लिए मुझे भी करना चाहिए, और गरीब भी देश के लिए करने के लिए आगे आ रहा है। भाइयों बहनों, 1 रुपये में चाय नहीं मिलती है। मैं जब बेचता था तब तो मिलती थी। और ये सरकार देखिए, 1 महीने का 1 रुपया, 1 महीने का सिर्फ 1 रुपया इस देश के सामान्य नागरिक को जीवन सुरक्षा का बीमा दे देती है भाइयों। अगर परिवार में कोई संकट आया तो 2 लाख रुपया उस परिवार के काम तुरंत आ जाता है। कोई इंजरी हो गई तो बीमा मिल जाता है। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, 1 दिन का 1 रुपया, बस 1 दिन का 1 रुपया, 365 दिन में सिर्फ 330 रुपये। और मैंने देखा कई किसान जिनके घर में कोई मजदूरी काम करने वाला था, कोई ट्रैक्टर चलाने वाला था, कोई पशु संभालता था, इन किसानों ने अपने घर में जो लोग काम करते थे इनका बीमा किसानों ने उतार दिया। उन्होंने कहा देख भाई तेरे लिए मैं इतना करता हूं, तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ होगी तो ये मदद मिल जाएगी। छोटे छोटे लोगों ने अपने घर में खाना पकाने वाले का बीमा उतार दिया, अपने घर में बर्तन साफ करने वाले का बीमा उतार दिया, अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का बीमा उतार दिया। देश के अंदर एक माहौल बना, और देश का गरीब जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भी कोई बीमा हो सकता है, आज हिंदुस्तान में 25 करोड़ को टोटल परिवार है। 25 करोड़ परिवार है कुल हमारे देश में, 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। करीब करीब 1/3 परिवारों में ये बीमा पहुंच गया मेरे भाइयों बहनों, बीमा पहुंच गया। ये गरीबों के घर में गया है। गरीबों को सुरक्षा देने का काम इस बीमा के द्वारा हुआ है। बैंक का अकाउंट खोलना, गरीब को भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास, बीमा देना, गरीब को सुरक्षित जीवन का विश्वास दिलाना, उस दिशा में हमने काम किया है। और मेरा मत है, हमारे देश में मेरे विकास के जो अलग अलग मंत्र हैं उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्र है, गरीब को अच्छे से अच्छी पढ़ाई, गरीब के बेटे को अच्छी कमाई, और गरीब के बुजुर्ग मां बाप को आवश्यक दवाई। अगर पढ़ाई, कमाई और दवाई गरीब के घर में हम पहुंचा देते हैं तो मेरे देश का गरीब कभी भी देश को आगे बढ़ाने के काम में पीछे नहीं रहेगा, वो भी दौड़ करके देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ जाएगा। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमारा देश कैसा है? हम कभी बस में जाते हो, बस में, और हमने अपना रुमाल, हैंडकरचीफ
बगल वाली सीट पे रख दिया हो, या अपने हाथ में कोई किताब हो तो किताब रख दी हो, या कोई थैला हो तो थैला रख दिया हो बस में, और ये सोच करके रखा हो कि चलिए बगल में खाली सीट है, कोई आएगा नहीं, सफर अच्छी रहेगी। लेकिन उगले में कोई आ जाए और हमारे बगल वाली सीट जो कि हमारी नहीं है, खाली सीट है, कोई आकर के बैठ जाए तो हमारा मुंह जो सिकुड़ जाता है, अरे ये कहां से आ गया, मेरा सामान लेना पड़ रहा है। ये स्वभाव है कि नहीं है? बस में चाहे खाली सीट पर कोई आके बैठ जाए तो भी हमें बुरा लगता है, सीट हमारी नहीं है तो भी बुरा लगता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। जो हमारा नहीं है वो भी छोड़ना पड़े तो हमें दिक्कत होती है। लेकिन मेरा देश कैसे बदल रहा है, यही देश, यही लोग जो कभी बगल वाली खाली सीट छोड़ते समय भी जिनका मुंह सिकुड़ जाता था, अगर मोदी ने उनको कह दिया कि भाई बहुत हो गया, अब जरा गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए, रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, किसी गरीब के काम आएगा, इतनी सी बात, इतनी सी बात, और मेरे देश के 1,13,00,000 परिवार आगे आए और रसोई गैस की सब्सिडी उन्होंने सरेंडर कर दी, छोड़ दी। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये देश का जनमन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? जो सीट नहीं छोड़ने को तैयार, वो सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, इस सरकार पे उसका कितना भरोसा होगा, इसका ये उदाहरण है मेरे भाइयों बहनों। मामला रुपयों का नहीं है, मामला सरकार और जनता के बीच एक अटूट विश्वास होता है। उस विश्वास का परिणाम है कि इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। एक जमाना था देश की आजादी के आंदोलन में, जब महात्मा गांधी कहते थे 1942 हिंद छोड़ो का आंदोलन, और गांधी ने कहा स्कूल कॉलेज किताबें अभी छोड़ दो, निकल पड़ो, और इस देश के नौजवान निकल पड़े थे देश की आजादी के लिए। अपनी 1 साल उन्होंने देश के नाम खपा दी थी। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश में अनाज का संकट है, एक टाइम खाना छोड़ दो। ये देश लाल बहादुर के शब्दों पर चल पड़ा था। आज भी ऐसे कुछ बुजुर्ग हैं जो आज भी एक टाइम खाना नहीं खाते, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, और मेरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए थे। एक बार अभी 21वीं सदी में पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही प्रार्थना की, और 1,13,00,000 परिवार रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है मेरे देशवासियों? यह बदलाव देश के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। योजनाओं की जितनी ताकत है, उससे ज्यादा जन मन की ताकत होती है। और पहली बार देश का जनमन देश की आशा आकांक्षाओं के लिए कुछ न कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है, और ये मैं अनुभव कर रहा हूं। और जब सामान्य मानवी कुछ छोड़ता है, तो सरकार में जो लोग बैठे हैं ना, वे भी तो इंसान है, उनके भी हृदय को छू जाता है। अगर फाइल पे लिख देते हैं कि ये काम करो, तो वो कह देते कि साहब इतना काम करना है तो इतने साल लगेंगे, इतने रुपये लगेंगे, इतना नया लोगों का भर्ती करना पड़ेगा, इतनी नई ऑफिस खोलनी पड़ेगी, तब होगा। पहला जवाब ये होता, मेरी सरकार में आजकल ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सरकार में बैठे हुए बाबुओं को पता चला है कि भाई
देश हमसे 2 कदम आगे हैं। देश का सामान्य नागरिक भी देश के लिए कुछ करना चाहता है। अब हम नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। ये भाव सरकारी बाबुओं में पैदा हुआ है और उसका परिणाम क्या आया आपको मालूम होगा। रसोई गैस का कनेक्शन लेना एक कितना मुश्किल काम था, और रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए तो ऐसा लगता था जैसे बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इतना महत्व था। सारे एमपी को भारत सरकार पहले 25 कूपन देती थी रसोई गैस के कनेक्शन की, और ये एमपी अपनी जेब में लेके घूमते थे और 100 200 लोग उनके पीछे घूमते थे, साहब एक कूपन दे दीजिए ना, परिवार में रसोई गैस लाना है। और एमपी साहब कहते थे अब इस बार नहीं अगले महीने आना, फिर कहते थे नहीं अगले महीने आना। लोग चक्कर काटते रहते थे और फिर कुछ चेले चपाटों के नसीब में वो कूपन चला जाता था। सामान्य मानवी को गैस के कूपन से रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था। ये बात ये देश ने भली भांति देखी है, उसको भूलना मत मेरे भाइयों बहनों। देश कैसे चलता था इसका ये उदाहरण है। और अखबार भरे पड़े रहते थे कि सांसद गैस की कूपन ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, ऐसी खबरें आती थी। उसके सामने ये सरकार देखिए, आजादी के बाद 1 साल में कभी भी इतने लोगों को गैस का कनेक्शन नहीं मिला होगा जो 1 साल में इस सरकार ने दिया है। 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 1 साल में नया रसोई गैस कनेक्शन दे दिया। और ये अमीर लोग नहीं है, वो तो पहले ही ले चुके हैं। ये उच्च मध्यम वर्ग भी नहीं है, उनको भी मिल चुका है। ये निम्न मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं जिनका कोई नहीं था, उनकी सरकार थी। आखिरकार सरकार गरीब के लिए होती है, ये हमने करके दिखाया भाइयों बहनों। और मेरा एक सपना है, आपके आशीर्वाद रहेंगे, ये सपना भी पूरा होकर रहेगा मेरा भाइयों बहनों। हमारे देश में मैंने कहा करीब 25 करोड़ परिवार हैं। 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में आज भी मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उस गरीब मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उस मां के शरीर में जाता है। एक दिन में लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो उस मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं चला जाता है। मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा, उस बच्चों का घर में क्या हाल होता होगा। क्या मैं इन गरीब माताओं को धुएं में फेफड़े खराब करके मरने दूं क्या? क्या इन मां बहनों की कोई चिंता ना करे? भाइयों बहनें, मेरी सरकार ने ठान ली है, इन 5 करोड़ माताओं को जो गैस के चूल्हे से वंचित है, लकड़ी के चूल्हे जला करके धुएं में परिवार का पेट भरती है, आने वाले 3 साल में इन 5 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस पहुंचाने का मेरा सपना है। मेरे भाइयों बहनों, उन 5 करोड़ माताओं बहनों के आशीर्वाद और मेरी 5 करोड़ गरीब माताएं बहनें, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, मेरे देश का स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। भाइयों बहनों, योजनाएं वो चलाई हैं और जिसको करके दिखाया है मेरे भाइयों, सिर्फ कहा है ऐसा नहीं है, करके दिखाया है। और इन कामों में भी कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना बिचौलिए सीधाई काम होने लगेगा और गरीब सम्मान के साथ जीने लगेगा। मेरे भाइयों,
हमारा नौजवान नौकरी चाहता है। एक जमाना था, कोई पूछता था क्या पढ़े हो, तो जब तक बेचारा ग्रेजुएट हूं, डबल ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा नहीं बोलता, तब तक शादी नहीं होती थी। एक ऐसा माहौल बन गया था कि नहीं, पढ़ने का मतलब होता है ग्रेजुएट होना। 2 साल के भीतर भीतर कैसा मन बदला है, कैसा जनमन बदला है। आज डिग्री से ज्यादा हुनर पर नौजवानों का ध्यान गया है, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान गया है। और पहले कभी नहीं हुआ ऐसे करोड़ों करोड़ों की तादाद में नौजवान स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं, और उसके कारण रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाता है, और नौजवान सरकार में रोजगार पाना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं क्या क्या खेल होते हैं। रिटर्न टेस्ट तक तो चलो गाड़ी ठीक चल जाती है, लेकिन जब इंटरव्यू कॉल आता है तो फिर वो सोचता नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। वो सोचता है इंटरव्यू लेने वाले कौन है, कोई रिश्तेदार ढूंढो भाई, कोई बिचौलिया ढूंढो, कोई सिफारिश करने वाला ढूंढो। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 वाला भाव चलता होगा, जरा देखो कैसे करें। मां सोचती है बेटा तुम चिंता मत करो, तुम किसी को ढूंढ लाओ, मेरे गहने बेचने पड़ेंगे तो बेच दूंगी, लेकिन एक बार तुम नौकरी पे लग जाओ। बाप भी कहता है बेटा तुम चिंता मत करो, देखो कोई पहचान वाला मिल जाए तो ले आओ, और अगर जमीन थोड़ी बेचनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी तो रख देंगे, 50,000 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन तुम एक बार सरकार में पहुंच जाओ। ये चल रहा था। भाइयों बहनों, हमने निर्णय किया, मेरे देश के नौजवानों, देश कैसे बदल रहा है, हमने निर्णय किया भारत सरकार में क्लास 3 और क्लास 4 का नौकरी होगा तो अब रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर से निकलेगा, और कंप्यूटर बताएगा कि कौन शुरू में सबसे ज्यादा मार्क वाले हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा उसके घर नौकरी का ऑर्डर चला जाएगा। अब मां को गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, बाप को जमीन गिरवी नहीं रखने पड़ेगी, बिचौलियों को मालामाल होना बंद हो जाएगा। नौजवान सम्मान के साथ अपनी मेहनत के आधार पर कंप्यूटर जो रिजल्ट बताएगा वो नौकरी पाने का हकदार बन जाएगा। ये होता है बदलाव मेरे भाइयों बहनों। मूलभूत बदलाव करने की दिशा में हम चले, और वो एक के बाद एक करके आए हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अनगिनत चीजें बता सकता हूं। 2 साल 700 दिन में 700 से ज्यादा इनिशिएटिव लेने का काम दिल्ली में हमने किया है, और हमारी कोशिश यह है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपने पूरे हो। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उन नौजवानों की शक्ति भारत के निर्माण में काम लगे, उस दिशा में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस विकास की यात्रा में मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। और उसी विकास के आधार पर राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। पूरी ताकत से मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज पूरे कर्नाटक में गूंजनी चाहिए, चारों तरफ गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।